वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का क्लास में। आपके अंजू, दीप्ति, प्रेरणा, कामिनी, सभी सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी कोई गलती नहीं है, ये टेक्निकल टीम की फॉल्ट है जिसकी वजह से आपकी क्लास थोड़ा सा जो है डिले हुई है। मैं तो बहुत देर से ही बैठा हुआ था, बट चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है। जी पूछिए, कुछ पूछना हो तो बताइए फटाफट। क्वेश्चंस पूछिए, फिर जो है पढ़ाना भी शुरू कर ही दिया जाए। कोई क्वेश्चन नहीं है? कभी नहीं रहता क्वेश्चन। हमारे बच्चे बहुत शानदार है। नो क्वेश्चन, नेवर। अरे कुछ बोलो भाई, तभी तो आगे बढ़ा जा सकता है। हम्म। 1660 से लेकर के और 71798 तक, ये जो पीरियड है, या कह लीजिए पूरा 18 सेंचुरी तक, इस पीरियड को नियो क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। नियो क्लासिकल पीरियड इसको कहा जाता है, 1660 से लेकर के 1798 तक। और इस नियो क्लासिकल पीरियड के 3 अलग अलग डिवीजन है। इसी नियो क्लासिकल पीरियड को ही ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। ऑगस्टन एज के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऑगस्टन थे कौन? तो ऑक्टेवियस ऑगस्टस फर्स्ट सेंचुरी बीसी और एडी में किंग हुआ करता था रोम का। और उसी के पीरियड में वर्जिल जैसे ग्रेट पोएट का इमर्जेंस होता है, राइट। और इसलिए उस ग्रेट पोएट को यहां पर रिवाइव किया जाता है। होरेस की थियरीज, लॉन्जाइनस की थियरीज, क्लासिकल एज की थियरी जो है, ड्रामा की थियरी, जो उनके कंसेप्ट्स हैं, वो यहाँ पर रिवाइज किए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम नियो क्लासिकल हो जाता है। मतलब ये है तो एक टाइप का क्लासिकल ही, बट ये नियो क्लासिकल है, क्लासिसिज्म विद डिफरेंस हो जाता है। और क्लासिसिज्म विद डिफरेंस कैसे होता है? यहाँ पर क्लासिसिज्म जो होता है वो क्लासिकल एज का है। नियो का मतलब क्या है? नियो का मतलब दिस क्लासिसिज्म was not original at all, but it was the merely reproduction of classicism, right? क्लासिसिज्म का ये रिप्रोडक्शन होता है, क्लासिसिज्म की इमिटेशन होती है, उसकी नकल होती है, उसकी कॉपी होती है, और इसीलिए इसको न्यू क्लासिकल कहा जाता है। किंग ऑगस्टस का टाइम जो है was the most productive period in the field of literature, और इसलिए वही प्रोडक्शन, यहाँ प्रोलिफिक राइटिंग जो है शुरू होती है, इसलिए इस पीरियड को जो है ऑगस्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जी नहीं, ये जैकोबियन पीरियड का पार्ट नहीं है। जेम्स जो नाम है ना, उसी का इंग्लिशाइज्ड वर्जन जैकब होता है, और इसीलिए उसको जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। और जेम्स का पीरियड 1603 से लेकर के 1625 तक होता है, 1603 टू 1625, और वहीं पर जेम्स का पीरियड कंक्लूड हो जाता है। उसी को जैकोबियन एज कहा जाता है। ऑलराइट, ऑगस्टन एज भी इसी को कहा जाता है। और इसका जो पहला पार्ट है 1660 से लेकर के 1700 तक, इस पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये रेस्टोरेशन पीरियड है।
और रिस्टोरेशन में रिस्टोर क्या क्या किया जाता है? रिस्टोरेशन में रिस्टोर होती है मोनार्की दैट वाज सस्पेंडेड in 1649 when Charles I was assassinated. और second, drama was reintroduced. Drama was restored and the theaters were closed in 1642. 1642 में थिएटर्स क्लोज हो गए थे और 18 साल के बाद 1660 में ड्रामा का रिस्टोर किया जाता है, इसलिए इसका नाम रिस्टोरेशन है। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रिस्टोरेशन ऑफ ड्रामा, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इन सब की वापसी होती है रिस्टोरेशन में, इसीलिए इसका नाम रिस्टोरेशन है। और इस एज के जो प्रोमिनेंट लिटरेरी जायंट हैं उनका नाम था ड्राइडन, और इसलिए इस पीरियड को जो है एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। एज ऑफ ड्राइडन और रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। सृष्टि मिल्टन की मैं आपको वीडियो दूंगा, कल अपलोड नहीं हो पाई ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, आज अपलोड हो जाएगी। राइट, अब हम मिल्टन के आगे इसीलिए आज शुरू कर दिए हैं। तो ये रेस्टोरेशन एज हो गया। रेस्टोरेशन एज में अगर हम लिटरेरी जॉनर्स की बात करें तो रेस्टोरेशन एज इज नोन फॉर टू थिंग्स। एक तो ये जाना जाता है हीरोइक ट्रेजेडी के लिए और दूसरा ये जाना जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए। राइट, हीरोइक ट्रेजेडी के लिए और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के लिए ये जाना जाता है। ये दो लिटरेचर के फील्ड में। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो जो फर्स्ट डिकेड था रेस्टोरेशन पीरियड का, उसमें दो बड़े नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे। एक को आप द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन कहते हो और दूसरे को द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कहते हो। राइट, द ग्रेट प्लेग इन लंदन 1665 में हुआ और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666 में। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, (1665) और 1666 में। और बची खुशी जो कसर थी उसको पूरा कर दिया द डिफीट ऑफ द इंग्लिश फ्लीट बाय द डच। राइट, द डिफीट ऑफ द इंग्लिश फ्लीट बाय द डच इन 1667। क्लियर, तो ये तीन चीजें, दो चीजें तो ये हो गई जो सोशल नेचुरल हो गई। एक चीज ऐसी भी हुई जो पॉलिटिकल हुई थी, द डिफीट ऑफ इंग्लिश फ्लीट बाय द डच, उसका हारना, यह भी इसका कारण था। और ग्रेट फायर ऑफ लंदन पर जो है एक पोयम लिखी थी जॉन ड्राइडन ने, और उस पोयम का नाम था एनएस मिराबलीज। और उस एनएस मिराबलीज में जॉन ड्राइडन ने जो लोग ग्रेट फायर ऑफ लंदन और ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन से सरवाइव कर गए थे उनके लिए भगवान को, गॉड को धन्यवाद दिया था। और उसी वजह से जो है जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरिएट बना दिया गया। ही वॉज मेड द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। क्लियर, ये सारी नेचुरल इवेंट्स थी ये फर्स्ट डिकेड की। 1660 के डिकेड की ये जो है इवेंट्स थी। 1670 के डिकेड में क्या होना शुरू होता है, वहां पर पॉलिटिकल अपहेवल्स शुरू होते हैं। पॉलिटिकल अपहेवल्स क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि जो किंग बना था चार्ल्स सेकेंड, ही वाज इशूलेस, उसके पास कोई लीगल अपैरेंट हेयर नहीं था, और उसका ब्रदर था जेम्स सेकेंड। ही वांटेड कि जेम्स सेकेंड शुड बी द किंग आफ्टर द डिमाइज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, बट पीपल ऑफ इंग्लैंड बिलीव्ड इन प्रोटेस्टेंटिज्म और जेम्स वाज अ कैथोलिक।
तो जेम्स को हटाने के लिए वहां पर पार्लियामेंट ने बिल पास करना चाहा था जिसका नाम था एक्सक्लूजन बिल, और उस एक्सक्लूजन बिल्स की वजह से क्राइसिस उत्पन्न होती है, और क्राइसिस में किंग चार्ल्स सेकेंड के अगेंस्ट उसका ही एक इलेजिटिमेट सन होता है ड्यूक ऑफ मनमथ, और वही रिवोल्ट कर देता है, और उसको जो है पॉपिस प्लॉट कहा जाता है किंग चार्ल्स सेकेंड को एलिमिनेट करने के लिए। दो प्लॉट पूरी तरीके से फेल हो जाता है, और फिर उसी पर जो है फिर से एक पोयम लिखी जो है जॉन ड्राइडन ने, और उस पोयम का नाम था क्या? उस पोयम का नाम था अब्सलम एंड अकीतोफेल, राइट? दैट वाज अ पॉलिटिकल सटायर रिटन बाय जॉन ड्राइडन द पोएट लॉरिएट। क्लियर? जी सृष्टि, ये सब मैं करा चुका हूं। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि जब मैं जीआईसी को करा रहा था जीआईसी वाले बच्चों के लिए, तब भी आपको ये करा चुका था, इसीलिए मैं आज इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करूंगा, राइट? और दूसरी बात आपको कल बताई थी जो पॉलिटिक्स में थी कि राउंड हेड्स और डिसेंटर्स और टोरीज ये सब कौन बने थे, राइट? द टू पार्टीज ऑफ द सिविल वॉर, एक का नाम था कैविलियर्स जिसको कहते थे, और दूसरे थे राउंड हेड्स। वो सर्वाइव्ड इनटू द रेस्टोरेशन पीरियड बट अंडर अ डिफरेंट नेम। कैविलियर बिकेम्स द टोरी and the Roundheads who joined the Anglican Church became Whigs. The Puritans came to be called Dissenters. ये भी कल आपको सारी चीजें बता दी थी, बता दिया था ना? आई होप यू स्टिल रिमेंबर। ड्राइडन का जो रेस्टोरेशन एज है, ये वो एज था जब शेक्सपियर के प्लेस रिप्रोड्यूस होना शुरू हुए थे। शेक्सपियर के प्लेस रिप्रोड्यूस होते थे, शेक्सपियर के प्लेस की री राइटिंग होती थी, और री राइटिंग होकर के उनकी परफॉर्मेंस होती थी। दो प्रोमिनेंट डायरिस्ट भी थे उस एज में, जो है एज ऑफ ड्राइडन में, और जो दो प्रोमिनेंट डायरिस्ट थे उनके एज में, एक का नाम क्या था? एक का नाम था सैमुअल पेपीज और दूसरे का नाम था जॉन इवलिन। सैमुअल पेपीज ने फर्स्ट डिकेड ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड को बहुत अच्छे से कवर किया है। Right? Samuel Pepys, the most famous diarist of history, was a well-connected gentleman of the middle class who was employed in the civil service, in which he rose to the Secretary of the Navy. He was president of the Royal Society and a member of Parliament. Right? Royal Society एक ऐसी सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था किंग चार्ल्स सेकेंड ने, टू प्रोटेक्ट नॉलेज, to protect science, रॉयल सोसाइटी। और रॉयल सोसाइटी की चेयरमैनशिप ऑफर की गई थी जॉन ड्राइडन को, और जॉन ड्राइडन ने उसको मना कर दिया था, तो जो है सैमुअल पेपीज को उसका जो है वो बना दिया गया। क्लियर? और इसने डायरी लिखी है, शेक्सपियर के प्लेस के परफॉर्मेंस इसने कवर किया है, और बताया है कि ये वो टाइम था जब लोग शेक्सपियर के प्लेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, राइट? उसने लिखा है कि उसने देखा कि जब रोमियो एंड जूलियट परफॉर्म हो रहा था, द फर्स्ट टाइम इट वाज एक्टेड, और इसको कहा अ प्ले द वर्स्ट दैट इवन आई हर्ड इन माय लाइफ। रोमियो एंड जूलियट के बारे में क्या कहा कि ये वर्स्ट प्ले है जिसको मैंने सुना था। वॉइस तो आ रही होगी, पूजा जी बताइए, एम आई ऑडिबल और नॉट? माइक तो चल रहा है, ये रोज ऐसा क्यों हो जाता है भाई? कोई साउंड नहीं आ रहा है?
सिर्फ आप में ही दिक्कत है मौसम गुप्ता जी, मौसम गौतम जी, आप में ही दिक्कत है, आप एक बार चेक करिए, बाकी तो किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप। मिडसमर नाइट्स ड्रीम जब उसने देखा परफॉर्म होते हुए, तो उसके बारे में कहा था कि द मोस्ट रेडिकुलस, द मोस्ट इंसिपिड प्ले है जिसको आज तक मैंने देखा है। ट्वेल्थ नाइट के बारे में उसने लिखा कि ऐसा प्ले है जो अपने नेम और अपने थीम से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है, बिल्कुल भी उसका कोई संबंध नहीं है जो इसका नाम है उसकी टाइटल। और सैमुअल पेपीज ने कहा कि ये जो एज है ना, ये बिल्कुल रिफाइंड एज है। रिफाइंड एज का मतलब ये है कि जो शेक्सपियर का एज था वो बैरबैरिक एज था, और जो प्लेस बैरबैरिक एज में पसंद किए जाते थे वो रिफाइंड एज में पसंद नहीं किए जाते हैं, ऐसा सैमुअल पेपीज का मानना था। और सैमुअल पेपीज बीइंग अ क्रिटिक जो है, ही यूज्ड टू गो एंड वॉच द प्लेस बीइंग परफॉर्म्ड, उसको देखता था और उसी के हिसाब से जो है लिखता था। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू। तो आप किसी इंडिविजुअल में ही प्रॉब्लम होगी, एंड दैट मे बी नेटवर्क इशू, एंड आई एम ऑडिबल टू वन एंड ऑल। समझ में आ रहा है कुछ जो भी बोलता जा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से निकलता जा रहा है। कामिनी, प्रेरणा, एकता, साधना, चंचल जी बताइए, सृष्टि आ रहा है समझ में ना? मौसम गौतम जी, आप में ही आवाज गायब है, बाकी हम सब लोग सही हैं। ये तीनों डायरिस्ट हैं रेस्टोरेशन पीरियड के, जिन्होंने डायरीज लिखी हैं। इसमें सैमुअल पेपीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अपने डायरी में द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और दूसरी इवेंट जो थी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन एंड द डिफीट ऑफ इंग्लिश फ्लीट बाय डच, इस सब का जिक्र इन्होंने किया है। और यद्यपि इनकी डायरी शॉर्ट हैंड में लिखी गई थी और इसको 1927 में डिसाइफर किया गया कि इन्होंने लिखा क्या है, मतलब करीब करीब 150 साल के बाद इनकी राइटिंग लोगों को समझ में आई। ठीक है, सर समझ आ रहा है? हमारे सर पढ़ाए और समझ में ना आए, इम्पॉसिबल। वाह क्या बात है साधना, थैंक यू वेरी मच। हीरोइक ट्रेजेडी के बारे में आपको बता दिया था कि ट्रेजेडी हीरोइक क्यों है। रेस्टोरेशन पीरियड में ट्रेजेडी हीरोइक ट्रेजेडी बन गई थी, और द मोस्ट हीरोइक थिंग ऑफ द हीरोइक ट्रेजेडी इज इट्स अनहीरोइकनेस, राइट। द मोस्ट हीरोइक थिंग जो है ट्रेजेडी की, हीरोइक ट्रेजेडी की खास करके वो है अनहीरोइकनेस। इसके जो प्रोटेगनिस्ट होते थे
इसके जो मेन थीम हुआ करती थी, द मेन थीम ऑफ द हीरोइक प्लेज वॉज बेस्ड ऑन द स्ट्रगल बिटवीन लव एंड ऑनर। राइट, किसमें स्ट्रगल हुआ करता था? स्ट्रगल था लव एंड ऑनर में। ये हीरोइक ट्रेजेडी की थीम हुआ करती थी, लव एंड ऑनर। हीरो एंड द हीरोइन वर कास्ट ऑन द ग्रैंड स्केल। हीरो एंड हीरोइन वर कास्ट एट द ग्रैंड स्केल। और जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो बम्बास्टिक लैंग्वेज। लैंग्वेज जो हुआ करती थी वो बम्बास्टिक लैंग्वेज हुआ करती थी। बम्बास्टिक का मतलब एग्जैजरेटिंग लैंग्वेज, और वो एग्जैजरेटिंग लैंग्वेज जो एपिक में हुआ करती थी। और एपिक को हीरोइक पोयम के नाम से जाना जाता है। और ड्राइडन का ऐसा मानना था, जब एपिक को हम हीरोइक पोयम कह सकते हैं तो हम ट्रेजेडी को हीरोइक ट्रेजेडी क्यों नहीं कह सकते, और इसीलिए उसको हीरोइक ट्रेजेडी में कहा जाने लगा। शेक्सपियर के प्लेस की तरह यहां पर ब्लडशेड और वायलेंस ऑन स्टेज नहीं होते थे। ये सब रोमन प्लेस पर, ये सब फ्रेंच प्लेस पर आधारित प्लेस हुआ करते थे, और फ्रेंच पर आधारित हुआ करते थे। तो जो ट्रेजिक इवेंट्स होते थे, दे वर नॉट एक्टेड बट दे वर नरेटेड बाय द कैरेक्टर्स। नरेशन वहां पर उसका हुआ करता था। देयर डायलॉग कंसिस्टेड ऑफ declamatory speeches in rhymed decasyllabic couplet। राइट, राइम डेकासिलेबिक कपलेट का मतलब कि हीरोइक कपलेट में इनके डायलॉग्स भी होते थे, राइम्ड कपलेट जिसको कहा जाता है। और ड्राइडन ने उन राइम्ड कपलेट का पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया है प्लेस को लिखने के लिए। मतलब ब्लैंक वर्स जो शेक्सपियर के टाइम पर था उसका यूज यहां पर नहीं हुआ, यहां पर हीरोइक कपलेट यूज हुआ, और इसने भी एक रोल निभाया हीरोइक ट्रेजेडी के निर्माण में, हीरोइक ट्रेजेडी के बनने में। द हीरोइक प्ले फ्लरिश्ड फॉर सम 20 years and then died a natural death exhausted by its own success। राइट, ये ऐसी चीजें जो है ये शेक्सपियर की तरह यूनिवर्सल नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल चीजें ज्यादा हो गई थी, मैकेनिज्म ज्यादा यूज कर दिया गया था, और इसलिए दे फ्लॉप्ड। ओरिजिन की अगर हम बात करें, द ओरिजिन ऑफ हीरोइक प्ले जो है इज इन मच डिस्प्यूट। राइट, दैट इज इट वाउट समथिंग टू दी कैरोनिल इज सर्टेन। कैरोनिल एक फ्रेंच ड्रामेटिस्ट था, जिसी से इन लोगों ने ये ऐसे प्लेस लिखना शुरू किया था। इट इज इक्वली सर्टेन दैट इट इज आल्सो ओड समथिंग टू द French heroic or romances of writers like Madeleine de Scudéry, which had been translated into English and were very popular during in England for some time। तो ये वहां से भी थोड़े मोड़े इंस्पायर्ड हो ही गए थे। क्लियर। और जॉन ड्राइडन खुद ही हीरोइक प्ले जो है लिखते थे। जॉन ड्राइडन का एक प्ले है औरंगजेब। औरंगजेब के प्रीफेस में जो है वो भी एक हीरोइक ड्रामा है। इनका ग्रैंड जो है क्या कह ले कि ड्राइडन के बहुत सारे प्लेस हीरोइक ड्रामा है, और उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ऑल फॉर लव। और ये ऑल फॉर लव आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। ऑल फॉर लव एक हीरोइक ट्रेजेडी है जो हीरोइक कपलेट में ना होकर के ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इट वाज द एडाप्टेशन ऑफ शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लेपाट्रा। राइट, एंटनी एंड क्लेपाट्रा का ये एडाप्टेशन है। हीरोइक ट्रेजेडी के और जो राइटर्स थे उस समय के, जो बता रहा था हीरोइक ट्रेजेडी के ओरिजिन की बात, तो ड्राइडन का एक प्ले है द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा।
दिख रहा है ना जी। द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा इनका एक प्ले है, और उसी के प्रीफेस में इन्होंने इसको क्वाइन किया था हीरोइक ट्रेजेडी को। अदर ड्रामेटिस्ट, अदर इनके जो प्लेस थे, एक इनका और प्ले था द इंडियन एम्परर। यह भी एक हीरोइक प्ले है, किसका? यह भी एक हीरोइक प्ले है जॉन ड्राइडन का। विलियम डेवनेंट, थॉमस ऑटवे, ये सब जो है हीरोइक ट्रेजेडी के राइटर्स थे। सब हीरोइक ट्रेजेडी के इन लोगों ने लिखा है। थॉमस ऑटवे का एक प्ले था वेनिस प्रिजर्व्ड। वेनिस प्रिजर्व्ड, और इसी की सब टाइटल थी और अ प्लॉट डिस्कवर्ड, और अ प्लॉट डिस्कवर्ड। ये थॉमस ऑटवे का प्ले है जो कि एक हीरोइक ट्रेजेडी है। नाथानियल ली भी बहुत पॉपुलर थे, इनके भी प्लेज, और इन इमिटेशन ऑफ जॉन ड्राइडेन नाथानियल ली लिखते थे, और उसी में एक प्ले है इनका ये नाथानियल ली का प्ले है। ये सब इंपॉर्टेंट हीरोइक ट्रेजेडीज हैं। कॉमेडी की जहां तक बात है तो ड्राइडेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हीरोइक
कॉमेडी में भी, सॉरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी था। रेस्टोरेशन कॉमेडी को आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल कॉमेडी भी कहा जाता है और इसी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी इसी को कहा जाता है और इसी को सेंटिमेंटल कॉमेडीज भी कहा जाता है। सॉरी सेंटिमेंटल नहीं, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी इनको कहा जाता है। इनके रिस्पांस में सेंटिमेंटल कॉमेडीज डेवलप हुई थी। इतने सारे नाम हैं इनके कॉमेडीज के। आर्टिफिशियल कॉमेडी कहा जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है और रेस्टोरेशन कॉमेडी तो कहा ही जाता है। The appeal of this comedy depends first on love intrigue and secondly on witty dialogue, right? किस लिए जानी जाती थी ये कॉमेडीज? लव इंट्रीग के लिए। और विटी डायलॉग्स। विटी डायलॉग्स का मतलब आप समझ रहे हो, बहुत टेक्निकली जो है बोलना, बहुत टेक्निकली बात करना, वो होता है टेक्निकल जो है विटी डायलॉग, राइट? और उसी विट के लिए फेमस थी रेस्टोरेशन कॉमेडीज, राइट? Called the comedy of manners, it portrays the manners and morals of the society of the day, right? Manners and morals of the society of the day. Manners and morals of the society of the day. ये रेस्टोरेशन कॉमेडी के फार्मूले थे। और शेक्सपियर के कॉमेडी से अगर कंट्रास्ट करें तो शेक्सपियर की कॉमेडी रोमांटिक कॉमेडी होती थी, डीलिंग विद द कॉमन मैन्स लाइफ। और जब रेस्टोरेशन कॉमेडी का नंबर आता है तो रेस्टोरेशन कॉमेडी डील करती है कॉमन मैन से नहीं बल्कि सिटी कॉमेडी से, राइट? शहरों की लाइफ की बात करती है, ये अरिस्टोक्रेटिक लाइफ की बात करती है और अरिस्टोक्रेटिक लाइफ में कितनी सारी लव इंट्रिग्स होती है, सेक्स की जो इंट्रिग्स होती है, उस सबको पोर्ट्रे किया जाता था इन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। और इसीलिए ये बहुत दिन तक नहीं चल पाई। इनके एज के भी जो प्योरिटन्स थे, जो डिसेंटर्स थे, उन्होंने ही इनका विरोध करना शुरू कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी एक राइटर था जर्मी कॉलियर ने एक पैम्फलेट इनके लिए निकाला और ऑल द प्रोमिनेंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जो राइटर्स थे दे वर अरेस्टेड एंड पनिश्ड, उनको सजा भी सुना दी गई थी। वॉइस डिस्टर्बेंस सृष्टि जी आपकी ही शायद सेट में हो रही है, सब पे नहीं हो रही है जी? ज्योति साहू जी बताइए, हो रही है क्या? इज देयर एनी वॉइस डिस्टर्बेंस? कोई प्रॉब्लम है क्या आवाज में?
तो थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, तो तब थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। अगर थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है, ये सर कल जैसी प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कल जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, आज का अपना टॉपिक हमने खत्म भी कर दिया है। मैनेजेबल है तो ठीक है। जॉर्ज इथर्ज विलियम वाइचरली विलियम कॉन्ग्रिव जॉन वैनब्रू ये सब कॉमेडी ऑफ मैनर्स के प्रोमिनेंट राइटर्स हैं। कुछ प्लेज इसमें जैसे कि इथर्ज का जो प्ले है लव इन अ टब, शी वुड इफ शी कुड, लव इन अ टब, शी वुड इफ शी कुड, और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्ले द मैन ऑफ मोड और सर जॉन थापलिंग। ये जॉर्ज एथवर्ड्स के तीन इंपॉर्टेंट प्लेस हैं और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि लव इन तब किसका प्ले है या द मैन ऑफ मोड किसका प्ले है। राइट, इस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। वाइचरली की बात करें तो इनके जो दो इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक का नाम है लव इन वुड, दूसरे का नाम है द कंट्री वाइफ, लव इन वुड जंगल में प्यार, द कंट्री वाइफ जिसको हिंदी में नगर वधू कहा जाता है, और एक प्ले द प्लेन डीलर। ये विलियम वाइचरली का प्ले है और जो इनका प्ले है द प्लेन डीलर, इट वाज बेस्ड ऑन अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट प्ले, नाम था उसका मॉलियर, और उसका प्ले था द मिस एंथ्रोप। राइट, मॉलियर का प्ले द मिस एंथ्रोप इस पर बेस्ड था ये प्ले जिसका नाम था द प्लेन डीलर, और ये जो प्ले था ये प्ले था मॉलियर का। पहली बार सुन रहे हैं इनके नाम, चलिए कोई नहीं, साधना जी पहली बार ही सुन रहे हैं और भगवान करे इसी बार आपका काम हो जाए, इनका नाम दोबारा ना सुनना पड़े।
पब्लिशिंग ईयर दीप्ति इनका नहीं आता है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि जहां पर पब्लिशिंग ईयर आएगा, इसलिए इनको याद करने की रटने की कोई खास आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। कांगरियो के जो प्लेस थे, एक प्ले था उसमें द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, द ओल्ड बैचलर, द डबल डीलर, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो प्ले वो द वे ऑफ द वर्ल्ड, जो इनकी मास्टरपीस कहा जाता है। द वे ऑफ द वर्ल्ड इनका मास्टरपीस है। और वैनब्रो का जो मास्टरपीस है उसका नाम है द प्रोवोक्ड वाइफ और द कन्फिडरेसी। द प्रोवोक्ड वाइफ है ये जॉन वैनब्रो का play। अब देखिए इधर से ये जो नाम दिए हैं, द मैन ऑफ द मूड और सर जॉन फैपली, सर आर द प्लेन डीलर, द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड द प्रोवोक्ड वाइफ। आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, और वो भी इन्हीं के नाम पर कि ये प्ले किसका है, कौन सा, और खास करके द वे ऑफ द वर्ल्ड और द प्लेन डीलर, ये दो आप याद रखिएगा। और द प्लेन डीलर किस पर बेस्ड है, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। अनीता सिब्बल जी को नमस्कार। सर आपकी पीजीटी की कोचिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? क्या इरफान भाई के, जिनका नेम हमेशा लेते थे? नहीं जानना, मुझे ये नहीं पता कि किसके कितने मार्क्स हैं, और मेरी किसी से ऐसी बात भी नहीं हुई है। और इरफान भाई टीजीटी के शायद एस्पिरेंट भी नहीं है। मैं नाम उनका क्यों लेता था, इसके पीछे का भी ये कारण है कि मैक्सिमम तो गर्ल्स ही होती है, कोई एक आधा बॉयज आ जाता है हमारी क्लास में। ये अनीता सिपल ने पूछा था हाउ मच सिलेबस इज पेंडिंग फॉर टीजीटी डी ट्रिपल एस बी। तो अनीता को और सबको ये बता दूं कि आपका सिलेबस में 20 तारीख तक खत्म कर दूंगा। 20th तक आप मुझे डेट दे दीजिए। आज 30th हो ही गई है, आज तो आपकी क्लास हो गई। 7 डेज और बचे हैं, 20 के पहले पहले आपका सिलेबस में खत्म कर दूंगा, और फिर अध्ययन मंत्रा आपका टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाता रहेगा। English mock test level is very tough. I am not familiar with most of the questions. नीलम रानी जी, टफ से इजी की तरफ जाइए। मॉक टेस्ट इसीलिए होता है क्योंकि आप उसके आगे जब बढ़े तो जो क्वेश्चंस करें फिर आप उनको सर्च करें, और उनको सर्च करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। राइट, ये टाइम है कि आप अपने आप को एनालाइज करें, इवेल्युएट करें, और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। जितना टेस्ट में क्वेश्चन होता है आप उन क्वेश्चन के रोज आंसर्स ढूंढे, रोज आंसर्स करें, देखिए आपको कितना बेनिफिट होगा बेटा। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मॉक टेस्ट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड इट विल डेफिनेटली स्ट्रेंथन यू। आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। क्लियर? ये कॉमेडी आप मैंने आर्टिफिशियल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी या हार्ड कॉमेडी की बात हो रही थी। ज्योति साहू की जो टेस्ट अध्ययन मंत्रा ले रहा है ना, वो मेरा ही टेस्ट है। टेस्ट कहीं अलग से टपकेगा क्या? हा? हम सब एक ही स्ट्रीम है ना, एक ही जगह से हो, तो कुछ ऐप पर हो रहा है टेस्ट, वहां होने दीजिए, वो टेस्ट ही है।
A short view of the immorality and profaneness of the English stage. ये एक पैम्फलेट था और इस पैम्फलेट को निकाला था जर्मी कोलियर ने। और जर्मी कोलियर ने उन सारे ड्रामेटिस्ट को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया था जो प्रोफेननेस और इमोरलिटी सोसाइटी में डिलीवर कर रहे थे। As the general public was behind him, the pamphlet had the desired effect. Dryden pleaded guilty while others made only lame excuses. The drama was reformed. Comedy became first less vicious, then moral and sentimental and dull. This new attitude determined the course of the drama through the whole of the next century. Right? लोगों पर फर्क भी पड़ा, लोग उस इमोरालिटी और प्रोफेननेस से आगे भी निकले और ड्रामा का रूप पूरी तरीके से बदल गया। और ये पूरी सेंचुरी, अगली सेंचुरी का जो ड्रामा था वो इसी आधार पर अब लिखा जाने लगा। जर्मी कॉलियर का ये इफेक्ट था कि ड्रामा इम्प्रूव्ड। क्लियर? तो यहां पर आकर के रेस्टोरेशन एज पूरी तरीके से कवर होता है, रेस्टोरेशन एज पूरी तरीके से फिनिश होता है, ड्राइडन का एज फिनिश होता है। अब जो आपका अगला एज है वो है एज ऑफ पोप जिसको आप कहते हो, और 18th सेंचुरी यहां से शुरू होती है। एटीन्थ सेंचुरी यहां से शुरू होती है और 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है। 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन 18th सेंचुरी को? मैथ्यू अर्नल्ड ने। 18th सेंचुरी पूरी तरीके से प्रोज का एज है। 18th सेंचुरी पूरी तरीके से मैगजीन्स का एज है। 18th सेंचुरी जर्नल्स का एज है। 18th सेंचुरी नॉवेल्स का एज है। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल इसी में डेवलप करते हैं। पिकरेस्क नॉवेल, रियलिस्टिक नॉवेल्स जो है, या ये कह लीजिए सेंटिमेंटल नॉवेल्स जिसको गोथिक नॉवेल्स भी कहते हैं, मिस्ट्री नॉवेल्स भी कहते हैं, और एपिस्टोलरी नॉवेल्स, सारे टाइप के नॉवेल्स का डेवलपमेंट जो है इसी 18th सेंचुरी में शुरू होता है। और स्पेक्टेटर, टाटलर, इंग्लिशमैन, द रिव्यू जैसे जर्नल्स भी इसी 18th सेंचुरी में शुरू होते हैं, इसीलिए उसको एज ऑफ प्रोज और रीजन कहा जाता है। रीजन न सिर्फ प्रोज में ही बल्कि वो पोएट्री में भी पूरी तरीके से लागू हो जाता है। रेशनल पोएट्री लिखी जानी शुरू हो सकती है, शुरू हो जाती है। कविता जी आप पर है, आप वहां पे चेक करिएगा। जी नहीं सिमरन, ठीक है। तो हम 18th सेंचुरी की बात अपने कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक।